आखिरी दौर के प्रचार से पहले आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बयानबाजी का फाइनल राउंड खेला गया। एक तरफ पीएम मोदी 5 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी भी मीडिया के सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर आरोप लगाए जा रहे थे। दोनों ही तरफ से जीत के दावे भी किए गए। आपको दिखाते हैं चुनावी मैच के आखिरी ओवर की बैटिंग। देखिए और समझिए कि किसने बयानों के कितने चौके छक्के मारे, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट 23 मई को जनता खुद सुनाने वाली है। रमजान भी चलता है, आईपीएल मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्जाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं और सब कुछ, यानी ये हमारे देश की अपनी ताकत है। सबसे बड़ा धन्यवाद हिंदुस्तान की जनता को, जो इस देश को आने वाले दिनों में रास्ता दिखाने का काम करेंगे, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ वर्कर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, और हमारी जो टीम है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, तय करके के चुनाव लड़ा गया और चुनाव में सरकार बनती हो, वैसा भी बहुत कम हुआ है। बीच में जितनी सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया, उसको किसी को 1 साल मिल गया, 2 साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। मैं बहुत खुशी से कहता हूं, गर्व से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ऑपोजिशन का रोल ए ग्रेड प्ले किया है। हमने नरेंद्र मोदी को घेर दिया। नरेंद्र मोदी जो थे 2014 में, जो नरेंद्र मोदी का जो आइडिया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने डिसमेंटल कर दिया, खत्म कर दिया। और नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। मैंने आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा, देख लेना शायद जवाब दें ना दें। मैंने उनसे कहा देखिए आप डिबेट कीजिए मुझसे, मैं कहीं भी आ जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी डर गए, डिबेट नहीं कर पाए। देश भर में नारा चला है चौकीदार चोर है। कहीं भी आप बोल दीजिए, किसी भी शहर में कहीं भी बोल दीजिए, बस चौकीदार बोलिए, जवाब मिलता है चोर है। जब मैं चुनाव के लिए निकला तब ये मन बना करके निकला था और आज आखिरी सभा तक उसी बात को मैं बराबर अपने आप को उसी धार पर रखा हूं। और मैंने देशवासियों को ये कहा था कि मैं आपके पास आया हूं धन्यवाद करने के लिए। 5 साल मुझे देश ने जो सहकार दिया, आशीर्वाद दिया, अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक मोड़ आए होंगे, लेकिन हर समय देश साथ रहा। और इसलिए मेरे लिए चुनाव अभियान एक प्रकार से 5 साल का जनता जनार्दन के सहयोग का धन्यवाद अभियान था। और मैं जहां पहुंच सकूं पहुंच करके मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। आप लोगों के बीच भी मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के रिजल्ट से 4-5 दिन पहले होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये मैंने सुना है कि कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज अकम्पनिंग मिस्टर अमित शाह इन अ प्रेस ब्रीफिंग। अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और रणदीप जी ने मुझे बताया कि पीछे से दरवाजे भी बंद हो गए हैं, जो जर्नलिस्ट अंदर घुसना चाहते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। मैंने इनसे कहा 2-3 जर्नलिस्ट भेज दीजिए वहां पे, हमारी साइड से भी 1-2 सवाल पूछे। कहते नहीं भेज सकते, दरवाजा बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। बड़ा जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। यानी ईमानदारी की शुरुआत 17 मई को हो गई थी मेरा शपथ के पहले, क्योंकि उस समय सट्टा बाजार जो चलता था वो कांग्रेस की 150 सीट के लिए चलता था और बीजेपी की 218 के आसपास का चलता था, 18 तो 75।
और सबके सब डूब गए थे। तो शायद ईमानदारी की शुरुआत 17 मई से ही हो गई थी। सट्टाखोरी के दिमाग को बहुत बड़ा धक्का इस देश की जनता ने दे दिया था। मेरा तो चैलेंज है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी डिबेट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लाइव कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझसे राफेल पे डिबेट क्यों नहीं किया? जवाब दे दीजिए। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको चैलेंज दिया, मैंने आपसे कहा मैं रेसकोर्स रोड में आऊंगा, अनिल अंबानी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनको 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की वायुसेना का पैसा क्यों दिया? मैंने आपको चैलेंज किया कि आप डिबेट करिए। नरेंद्र मोदी जी, आप प्रेस को बता दीजिए कि आपने मेरे साथ डिबेट क्यों नहीं किया? आप राफेल मामले पे क्यों डरे? लोकतांत्रिक व्यवस्था से इन चीजों को कैसे चलाया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छा है कि देश की नई पीढ़ी को पता चले कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, इतना बड़ी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स को इतना मोबिलाइज करना और बड़ा टारगेटेड फोकस एक्टिविटी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। इसका काफी आंकड़ों में तो बताया है, लेकिन उसका स्केल आप देखेंगे। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन का जो इस इलेक्शन में रोल रहा है वो बायस्ड रहा है। नरेंद्र मोदी जो भी बोलना चाहते बोल देते हैं, उसी बात के लिए किसी और को टोका जाता है। नरेंद्र मोदी जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो पार्शियलिटी तो जरूर दिख रही है। और एक और बात में पार्शियलिटी दिखी है, जो ये पूरा चुनाव का शेड्यूल है, मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी की कैंपेनिंग के लिए बनाया गया है। ये बात बिल्कुल सामने ये देश समझता है। भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी मौजूद रहे हों, उन्होंने अपने मन की बात भी कही हो, लेकिन सवालों के जवाब अमित शाह ने दिए। यहां तक कि राहुल के राफेल वाले आरोप पर भी अमित शाह ने जवाब दिया और आखिर में कह दिया कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन जनता तय कर चुकी है, सरकार तो एनडीए की बनेगी। मैंने ट्वीट किया उसके बारे में, और मैं उसके बारे में जो बोलना था मैंने बोल दिया। मैं जो नरेंद्र मोदी जी की फिलॉसफी है, मैंने पहले भी बोला है, वो हिंसा की फिलॉसफी है, वो गांधी जी की फिलॉसफी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, समझौता एक्सप्रेस में कुछ लोग पहले पकड़े गए थे। सीबीआई ने कहा कि ये एलईटी से संबंध लोग हैं। अमेरिकन एजेंसियों ने भी इसका समर्थन किया है कि एलईटी से संबंध लोग हैं। एक फर्जी केस भगवा टेरर का बनाया, जिसमें सब लोग बरी हो चुके हैं, और भगवा टेरर काल्पनिक बातें देश की अदालत ने अब कह चुकी है। तो जिन लोगों को छोड़ दिया, 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया और सुरक्षा के साथ समझौता किया, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। बेरोजगारी, किसानों की हालत, राफेल हवाई जहाज भ्रष्टाचार, इकोनॉमी की हालत, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, और नरेंद्र मोदी जी ने इन बातों का जवाब ही नहीं दिया। नरेंद्र मोदी पता नहीं कौन सी दुनिया में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार अमित शाह के साथ जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फर्स्ट स्टेप तो सब, हर चीज के लिए फर्स्ट स्टेप होता है, और पहला कदम उन्होंने उठाया है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण उठाकर एनालिसिस मिनटों में कर दीजिए। 40 मिनट के भाषण में 29 मिनट, 35 मिनट, 36 मिनट विकास के मुद्दे होते थे, 3-4 मिनट पॉलिटिकल जवाब देते थे। मगर दुर्भाग्य की बात है कि टीआरपी के कारण और फ्रंट पेज टाइटल बनाने के कारण वो 3 मिनट वाली चीजें ही छपती है। हम क्या कर सकते हैं भैया? जनता डिसीजन लेगी, 23 मई को डिसीजन लेगी, और जो जनता डिसाइड करेगी उसकी बेसिस पे हम काम करेंगे। उससे पहले मैं जनता के डिसीजन के बारे में नहीं बोलूंगा। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के पास पूर्ण बहुमत होगा। हम 300 से ज्यादा सीट प्राप्त करेंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है, इसमें कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। सरकार एनडीए की बनेगी,
और उसके बाद भी हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को देखकर कोई जुड़ना चाहता है तो सभी का स्वागत है। हमारी स्ट्रेटेजी रही है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको हम उठाएं, और हमने इफेक्टिवली मुद्दे उठाए। मैं सच बोलूं तो नरेंद्र मोदी जी के पास, बीजेपी के पास हमारे से बहुत ज्यादा पैसा उनके पास है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे लगता है 1:20 रेशो होगा। उनके पास अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड मार्केटिंग, अनलिमिटेड टेलीविजन। हमारे पास सिर्फ सच्चाई, सच्चाई जीतेगी। हमने 2014 से ही 50% की लड़ाई की तैयारी की थी, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार का परफॉर्मेंस रहा, मैं आपको 2 आंकड़े कहना चाहता हूं। 22 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी केंद्र सरकार के थे, 22 करोड़ से ज्यादा, और हमें गत चुनाव में 17 करोड़ वोट मिले थे। गत चुनाव में हमारे पास 2.5 करोड़ कार्यकर्ता थे, इस बार 11 करोड़ कार्यकर्ता है। हमें चुनाव को 50% का चुनाव मानकर लड़े हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आखिरी चुनावी रैली करने पहुंचे। करीब 1 घंटे की इस रैली में उन्होंने कांग्रेस को खूब कोसा और दावा किया कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री का दावा यह भी था कि भारतीय जनता पार्टी 300 के पार होगी और 19 मई को वोटिंग के दौरान देश की जनता नया इतिहास रचेगी। रविवार को जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो इतिहास रचने वाले हैं। आप दशकों बाद लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। आप सिर्फ एक वोट नहीं डालने वाले, बल्कि विकसित और वैभवशाली नए भारत की नींव को मजबूत करने वाले हैं। आखिरी चुनावी भाषण में पीएम मोदी आदिवासी, युवा और 21वीं सदी के भारत से खुद को कनेक्ट करते रहे। मोदी ने कहा कि आज का भारत मन बना चुका है कि अब की बार एक बार फिर बीजेपी की सरकार। 21वीं सदी के भारत के, नए भारत के इन्हीं निर्माताओं के उत्साह का परिणाम है कि आज देश कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, पूरा देश कह रहा है अब की बार 3-4 दिन से तो मैं सुन रहा हूं, अब की बार 300 पार, अब की बार, फिर एक बार, आपकी 5 सेकंड, मेरी 5 साल, आपकी 5 सेकंड, मेरी 5 साल। आप मुझे 5 सेकंड कमल के निशान पर बटन दबाइए। ये 5 साल आपको समर्पित करने के लिए आया। खरगोन की रैली में पीएम ने आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के अपने वचन को दोहराया और सेना के शौर्य को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा। आपके दिल की बात को जवाब दिया है हमारे वीर सपूतों ने। आइए हम वीर सपूतों का जितना गौरव करें कम है। यही नए भारत की नीति होनी चाहिए। कांग्रेस सैनिकों से विशेषाधिकार छीनने पर और देशद्रोह का कानून खत्म करने जैसे विषयों को लेकर जनता के बीच गई, जिसको देश ने ठुकरा दिया। जो लोग जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की पैरवी कर रहे हैं, उन्हें इस चुनाव में बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। आदिवासी बहुल खरगोन में पीएम ने जंगल और जमीन की भी बात की। कहा कि जब तक आपका जनसेवक साथ है, आपके जंगल की जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आश्वस्त करता हूं कि जब तक, और ये मेरे शब्द आप लिख करके रखिए, जब तक मोदी है
जब तक बीजेपी है तब तक जंगल में रहने वालों के अधिकारों को, उनकी जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपका ये सेवक आदिवासी समाज की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और जन जन की सुनवाई के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहा है। अपने आखिरी चुनावी रैली में पीएम ने कांग्रेस को कर्ज माफी और बिजली बिल माफी के नाम पर भी लपेटा। 10 दिन हो गए कि नहीं हो गए, 30 दिन हो गए कि नहीं हो गए, 50 दिन हो गए कि नहीं हो गए, 100 दिन हो गए कि नहीं हो गए, 150 दिन होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। मुझे बताइए, कर्ज माफ हुआ क्या? कर्ज माफ हुआ क्या? ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये धोखा करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्होंने वादा किया था कि बिजली का बिल हाफ करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बिजली का बिल हाफ करने के लिए कहा तक नहीं कहा था। लेकिन ये शैतानी दिमाग देखिए, शैतानी दिमाग कैसे शैतानी काम करवाता है। उन्होंने क्या किया? बिल हाफ नहीं किया, बिजली हाफ कर दी। खरगोन के मंच से पीएम ने 40 करोड़ छोटे व्यापारी, जिनमें रेहड़ी फेरी लगाने वाले और अखबार बेचने वाले आते हैं, उनके लिए बड़ा वादा किया। कहा, अब की बार हमारी सरकार इन्हें 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देगी। 60 साल के बाद किसान के लिए, खेत मजदूर के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, छुटपुट काम करने वालों के लिए हर महीने पेंशन 60 साल के बाद मिले, इसकी एक बहुत बढ़िया योजना बनाने के लिए मैंने सरकार में बोल दिया है। और फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी, ये भी मैं लेकर के आ जाऊंगा। नहले पे दहला, यहां एक छोटा सा ब्रेक। आखिरी चरण और प्रचार का आखिरी दिन, इसलिए तमाम दलों ने पूरी ताकत लगा दी। प्रियंका गांधी ने मिर्जापुर में रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका ने मोदी पर जबरदस्त हमला बोला, उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बता दिया। मिर्जापुर में पहुंचते ही प्रियंका के निशाने पर पीएम मोदी थे। वो लगातार पीएम मोदी के 5 साल पर तंज कसती रही। आखिरी दौर के प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका ने मिर्जापुर और कुशीनगर में रोड शो किया। दोपहर 12 बजे प्रियंका मिर्जापुर पहुंची थी। करीब 2 किलोमीटर का रोड शो प्रचार के लिए रखा गया था। प्रियंका पहुंची तो जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। रोड शो डंकिनगंज से शुरू हुआ, आगे बढ़ा तो फूलों की बारिश होने लगी। ढोल नगाड़ों और फूलों की बारिश। इस बीच धीरे धीरे सरकता प्रियंका का रोड शो बाटा चौक पहुंचा। वहां प्रियंका को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ थी। लोग घर की छतों पर खड़े होकर प्रियंका को देख रहे थे। प्रियंका बीच बीच में लोगों की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही थी। रोड शो के कुछ आगे जाने पर प्रियंका ने कुछ बच्चों को अपने पास बुला लिया, उनसे बातें की। उसके बाद महिलाओं को देखकर वोट की अपील की, जिनका सीधा मुकाबला एनडीए प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से। हालांकि एसपी बीएसपी गठबंधन के रामचरित्र निषाद भी बाजी पलटने का दम रखते हैं। प्रियंका ने अपने रोड शो में जहां ललितेश के लिए वोट मांगे, वहीं वो लगातार पीएम मोदी पर वार पर वार करती रही। पीएम की घर घर शौचालय योजना को फालतू योजना करार दे दिया। शौचालय की स्कीम 3 करोड़ सीमेंट दे देते हैं, शौचालय बनता नहीं है। अभी ताला बंद होता नहीं है। तो मैं कहीं गाँव में गई हूँ जहाँ पे बकरे रखे होंगे, क्योंकि चलता नहीं है, पानी नहीं। इतना ही नहीं, प्रियंका ने कहा मोदी सिर्फ बोलते हैं, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जो 56 इंच का अपना सीना ताने हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि आकर हजारों किसानों से बात करें। तो किसान चोर है, हिम्मत का समय नहीं खड़े बात करने के लिए। मैं पूछती हूँ, हिम्मत क्यों नहीं बनी? इतने बड़े हो, इतने शक्तिशाली हो, तो किसान से बात करने की हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने किसान के लिए कुछ किया नहीं है। मोदी की किसान सम्मान योजना को किसान अपमान योजना करार दे दिया। 10 सदस्य परिवार में जाते एक दिन में कितना बना? 1 रुपया एक सदस्य के लिए। हमारे प्रधानमंत्री की देन किसानों के लिए, और इसको कहते हैं किसान सम्मान योजना।
अब आप ही बताएंगे किसान सम्मान योजना है कि किसान अपमान योजना है? बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रियंका प्रचार के आखिरी दिन पीएम पर जबरदस्त प्रहार करने के मूड में थी, इसलिए 15 लाख खाते वाले बयान पर मोदी को लपेट लिया। मैं भी कहती हूँ नेता नहीं है, अभिनेता है। तो अब प्रचार करने का समय आया तो क्या करें भाई, किसान नाराज है, कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। पिछले चुनाव में कहा था 15 लाख रुपए देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? चुनाव के बाद क्या हुआ? नहीं मिला, नहीं तो छोड़िए, उनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कह दिया कि ये तो चुनावी जुमला था, ये तो ऐसे ही कह रहे थे हम चुनाव के लिए, और देश भर में जनता को गुमराह करके चले गए कि 15-15 लाख आपके खाते में पहुंच जाएंगे। प्रियंका ने संकल्प पत्र में बीजेपी के ऐलान को भी ढकोसला करार दिया। अब परिस्थिति आ गई है कि चुनाव दोबारा आ गया है, तो अब दोबारा सपने दिखाना शुरू। व्यवसायियों का धंधा खा मिर्जापुर में क्या कहा? कल इन्होंने मिर्जापुर में कहा, देशवासियों सपना देखना कोई बुरी चीज नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन भैया झूठे सपना दिखाना बहुत बुरी चीज है। मिर्जापुर में 19 मई को वोटिंग होनी है। प्रचार का आखिरी दिन होने से प्रियंका ने पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने करीब 20 मिनट तक भाषण दिया, उसमें 20 बार मोदी का नाम लेकर प्रहार किया। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी के लिए भी वोट मांगती रही। रोड शो करीब 2 बजे संकट मोचन मंदिर पर जाकर खत्म हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव का आखिरी दौर 19 मई को है। 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें यूपी, पंजाब, बंगाल की सबसे ज्यादा सीटें हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं आखिर 19 मई को होने वाली वोटिंग में किस सीट और किस उम्मीदवार पर सबसे ज्यादा दांव है। जब आपकी उंगली कमल के निशान पर बटन दबाएगी, आपको तो 5 सेकंड लगेगा, लेकिन मैं 5 साल के लिए आपके लिए खपा दूंगा। देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। को साल की शुरुआत में ही बता दिया जाएगा कि देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी। राहुल बाबा है, अखिलेश बाबू, देश में थोड़ी गर्मी बढ़ी नहीं कि ये लोगों ने विदेश का टिकट कटवाया है। – 2019 के चुनाव के आखिरी दौर का चुनाव प्रचार खत्म हो गया, या यूं कहें कि 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया। अब बारी आखिरी दौर की वोटिंग की है, जिसमें कुछ घंटे बाकी हैं। आपको दिखाते हैं 7वें फेज में कहां-कहां वोटिंग होने वाली है। 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बिहार की 8, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 8, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, उत्तर प्रदेश की 13, हिमाचल प्रदेश की सभी यानी चारों सीटों पर और चंडीगढ़ में मतदान होना है। अब आपको दिखाते हैं कौन सी सीट पर इस बार वीआईपी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार के पटना साहब से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा में खास मुकाबला है। वहीं पाटलिपुत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव और आरजेडी की मीसा भारती में टक्कर है। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां 13 सीटों पर होने वाले चुनाव में गोरखपुर से अभिनेता रविकिशन बीजेपी के टिकट पर हैं। उनके सामने कांग्रेस के मधुसूदन तिवारी और गठबंधन से रामभुआल निषाद मैदान में हैं। गाजीपुर सीट पर कांग्रेस से अजीत प्रताप कुशवाहा हैं, तो उनकी टक्कर बीजेपी के मनोज सिन्हा से और बीएसपी के अफजाल अंसारी से है। और जबकि सबकी निगाहें वाराणसी पर रहेंगी। हालांकि वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी की जीत तय मानी जा रही है, जिनके सामने कांग्रेस के अजय राय हैं और एसपी बीएसपी गठबंधन से शालिनी यादव टक्कर में हैं।
और अब बात पंजाब की, जहां सभी 13 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। अमृतसर की सीट पर बीजेपी के हरदीप सिंह पुरी हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह धारीवाल और कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला टक्कर दे रहे हैं। वीआईपी सीट फिरोजपुर से शिरोमणि अकाली दल से सुखबीर सिंह बादल, आम आदमी पार्टी के टिकट पर हरजिंदर सिंह काका और कांग्रेस के शेर सिंह घुमाया चुनावी मैदान में हैं। जबकि गुरदासपुर में अभिनेता सनी देओल बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने आम आदमी पार्टी के पीटर मसीह और कांग्रेस के सुनील जाखड़ हैं। और अब बात पश्चिम बंगाल की वीआईपी सीट की करें तो दमदम से बीजेपी के सामिक भट्टाचार्य, टीएमसी के सौगत रॉय, कांग्रेस के सौरभ शाह और सीपीआई के नेपाल देव भट्टाचार्य चुनावी मैदान में हैं। जबकि कोलकाता उत्तर पर मुकाबला कड़ा है, जहां बीजेपी के राहुल सिन्हा, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, कांग्रेस के सैयद शाहिद इमाम और सीपीएम की कनिका बोस चुनावी मैदान में हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की करें तो देवास से बीजेपी के महेंद्र सिंह सोलंकी और कांग्रेस के प्रहलाद टिपानिया में मुकाबला है। मंदसौर से बीजेपी के टिकट पर सुधीर गुप्ता हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन से है। और अब निगाह हिमाचल प्रदेश पर डालते हैं, जहां वीआईपी सीटों में कांगड़ा से बीजेपी के टिकट पर किशन कपूर और कांग्रेस से पवन काजल में टक्कर है। हमीरपुर सीट से बीजेपी के अनुराग ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के रमन लाल ठाकुर से है। झारखंड में दुमका सीट पर बीजेपी के सुनील सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन में मुकाबला है। जबकि चंडीगढ़ पर बीजेपी ने किरण खेर को मैदान में उतारा है, जिनके सामने कांग्रेस के पवन कुमार बंसल और आम आदमी पार्टी के टिकट पर हरमोहन धवन है। इन तमाम दिग्गजों की किस्मत 19 मई को ईवीएम के हवाले हो जाएगी। 23 मई को पता चलेगा कि किसके चेहरे पर मुस्कुराहट है और किसके चेहरे पर गम। चुनाव का मौसम हो और बयान बहादुर नेताओं की चर्चा न हो, ये कैसे होगा? पिछले 4 दिनों से महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर सियासी गदर मचा हुआ था। दक्षिण से लेकर उत्तर तक के नेता इसमें कूद पड़े थे, लेकिन जब माहौल बिगड़ा तो सबके सबने यू टर्न ले लिया। इसे सियासत की जरूरत कहें या जरूरत की सियासत, चुनावी जंग में पार्टी कोई भी हो, उसके बयान बहादुर नेता सीमा लांघ जाते हैं। हाल ही में अभिनेता से नेता बने कमल हासन, साध्वी से सांसद बनने की राह पर चली प्रज्ञा ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने नाथूराम गोडसे को लेकर विवादित बयान दिया और जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो तीनों को सफाई देनी पड़ी। अब हम आपको एक एक कर तीनों नेताओं की बातें और उनका यू टर्न दिखाते हैं। सबसे पहले एमएनएम के संस्थापक कमल हासन ने गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर कहा था कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी हिंदू था, लेकिन जब मामला पुलिस थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक जाने लगा तब हासन ने इस पर सफाई दी। அவர் பெயர் நாத்துராம் கோட்சே. அங்கு தொடங்குகிறது அது. நான் காந்தியின் மானசீக கொள்ளு பேரன். அந்த கொலைக்கு கேள்வி கேட்க வந்திருக்கிறேன் நான் என்று அப்படி நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். இது சமரச இந்தியாவாக, சமமான இந்தியாவாக, நான் சொன்னேனே அந்த மூவர்ண கொடியில் மூவர்ணங்களும் அப்படியே இருக்கும் ஒரு இந்தியாவாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நல்ல இந்தியர்களின் ஆசை. நான் நல்ல terrorists abound in all religions. Around history you can list many people from many religions. So I was talking in that term. I said every religion has their own terrorists. You cannot claim that we are sanctimonious and we have never done that. कमल हासन ने गोडसे को आतंकवादी कहा तो वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने उसे देशभक्त कह डाला, लेकिन जब चुनावी माहौल में किरकिरी शुरू हुई तो महात्मा गांधी का महिमा मंडन करने लगी। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं की गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। मेरी भावना किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने की नहीं थी, ना किसी के मन को कष्ट पहुंचाने की थी। अगर किसी के मन को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गांधी जी ने जो देश के लिए किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन इस बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। साध्वी प्रज्ञा ने जब नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा तब उनके बचाव में आए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने ट्वीट कर कहा था, मुझे खुशी है कि 7 दशक बाद बदले हुए वैचारिक माहौल में
गोडसे पर बहस हो रही है और दोषी को सुने जाने के लिए अच्छी गुंजाइश दी जा रही है। नाथूराम गोडसे को आखिरकार इस बहस से खुशी हुई होगी। अनंत कुमार हेगड़े ने आगे लिखा कि ये समय मुखर होने और बयान पर शर्मिंदा न होने का है, लेकिन जब इस बयान पर सियासत गरमाई और पार्टी ने किनारा किया तब अनंत कुमार हेगड़े ने सफाई वाला ट्वीट जारी किया। मेरा ट्विटर अकाउंट कल से हैक हो गया था। गांधी जी की हत्या को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। गांधी जी के योगदान को लेकर हम सबके मन में पूरी श्रद्धा है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या आप नेता हैं तो कुछ भी बोलेंगे या फिर आप अपनी जरूरत और सियासत के मुताबिक विवादित बयान देते रहेंगे? और अब बात राहुल गांधी पर। टाइम वॉर की दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन है टाइम मैगजीन, जिसके कवर पेज या फिर लेख में आने की ख्वाहिश बड़ी से बड़ी शख्सियत की होती है। लेकिन उसी टाइम मैगजीन ने पहले पीएम मोदी और अब राहुल गांधी पर कुछ ऐसा लिखा जिसकी चर्चा हर ओर है। टाइम ने फिर चली चाल। पहले पीएम मोदी की आलोचना, अब की बार राहुल परिवार। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने एशिया एडिशन के कवर पेज पर कुछ दिनों पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को भारत को बांटने वाला प्रधान करार दिया था। साथ ही साथ मैगजीन में प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना भी की थी। लेकिन अब इस मैगजीन के एक आर्टिकल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा और उनके बारे में नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा तिरस्कार वाले शब्द लिखे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए टाइम मैगजीन ने एक लेख में उन्हें ऐसा औसत आदमी बताया है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। इस रिपोर्ट के लेखक आतिश तासिर ने राहुल के लिए लिखा है अनटीचेबल मीडियोक्रिटी और कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विकल्प नहीं बन सकते। आर्टिकल में कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा है। लिखा है कि कांग्रेस पार्टी वंशवाद के सिद्धांत के अलावा कुछ नहीं दे सकती, जैसा कि उसने नेहरू गांधी परिवार के एक और सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीति में उतार कर किया है। आतिश के मुताबिक कांग्रेस में राजनीतिक कल्पनाशीलता की कमी है। गौर करने वाली बात यह कि टाइम मैगजीन ने जो आरोप कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर लगाए हैं, वही आरोप पीएम मोदी भी कांग्रेस पर पहले लगा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल सेना के कांस्टेबल संदीप मलिक शहीद हो गए थे। आज उनके गांव रोहतक में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा दी गई। हम फिदा जानतन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चले हम फिदा जानतन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुझे गर्व है पति का कि वो देश के लिए शहीद हुए हैं। ऐसे पति, ऐसे भाई, ऐसे वीर सपूत पर भला किसे नाज नहीं होगा, जिसने देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की तक परवाह नहीं की और हंसते हंसते अपनी जान निसार कर निकल पड़ा अनंत यात्रा के लिए। गुरुवार को पुलवामा में भारतीय जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारने के दौरान रोहतक के बल्हावा गांव के रहने वाले लाल संदीप मलिक शहीद हो गए। संदीप की शहादत पर आज पूरा देश नाज कर रहा है। संदीप का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो लोगों का हुजूम उन्हें छूने और देखने के लिए उमड़ पड़ा। घर वाले कलेजे को काट बनाकर अपने लाल का आखिरी बार इस्तकबाल कर रहे थे। मां, पत्नी, भाई सभी शहीद संदीप मलिक को आखिरी बार जी भरकर निहारना चाहते थे। मैं बता नहीं सकती। मेरे सारे मेरे बेटे हैं, देश की रक्षा करें, वो सारे मेरे बेटे हैं। देश की रक्षा कर गया मेरा बेटा मर गया 2 वर्ष से बनवा में। शहीद की पत्नी भी वीरांगना से कम नहीं होती। आंखों में आंसुओं को सैलाब
लेकिन वो कहती है कि हर जन्म में मैं उनकी ही अर्धांगिनी बनना चाहूंगी। मुझे गर्व अपने पति पर कि वो देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं हर जन्म में ऐसे पति की मांग करती हूँ, हर जन्म मैं उन्हें देश का दूंगी। मुझे गर्व है अपने पति पे। घर में सबसे छोटी हूँ, आज मुझे सबसे ऊंची करके गए। हरियाणा के लाल को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आखिरी विदाई दी गई। और अहम खबर, आतंकी अलर्ट की खबर। देश में वायुसेना के एयरबेस पर फिर से आतंकी खतरा मंडराने की खबर आई है। जम्मू कश्मीर के 2 एयरबेस पर आतंकी हमले की चेतावनी जारी करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी किया है। घाटी में फिर मंडरा रहा है खतरा। आतंकियों के निशाने पर भारतीय एयरबेस। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से एक बार फिर आतंकी घाटी में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना के 2 एयरबेस पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खतरे को देखते हुए सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों की माने तो आतंकी श्रीनगर और अवंतीपुरा एयरबेस को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। इसी के चलते आसपास के एयरबेस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहां तक कि किसी भी तरह से सुरक्षा में भी कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। इंटेलिजेंस इनपुट की माने तो 14 मई को पुलवामा में घाटी के 4 बड़े आतंकियों ने बैठक की थी, जिसमें आतंकी हमले की प्लानिंग की गई। ये बैठक पुलवामा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉर्म्स में हुई थी, जिसमें हिजबुल आतंकी रियाज नाइकू, जैश ए मोहम्मद आतंकी जाहिद मंजूर, लश्कर आतंकी रियाज डार के अलावा एक विदेशी आतंकी भी शामिल था। इस बैठक में अवंतीपुरा के आसपास हमले को लेकर रणनीति बनाई गई थी। शोपियां में गुरुवार को हुए आतंकी हमले के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। सूत्रों के मुताबिक एयरबेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुवार को कश्मीर में हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के स्थानीय कमांडर समेत 6 आतंकी मारे गए, वहीं 2 जवान भी शहीद हो गए।